चलिए, वॉइस मिल रही है सभी लोगों को? चलिए, बाकी सब लोग अभी छुट्टी मनाने गए हैं जी? हाँ, लंच ब्रेक पे गए हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को जो गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ाया गया है उसका पूरा नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाल दिया है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने डाला है, सब लोग खोल के चेक कर लीजिए, जिसमें सभी गवर्नर जनरल्स के द्वारा या वायसराय के द्वारा जो भी प्रमुख कार्य किया गया है उन सब की सूची है और उन सब के द्वारा किया गया काम है और वो किस नाम से भारत में जाने जाते हैं, नहीं जाने जाते हैं, वो सारा चीज जो है सो आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, तो सभी लोग चेक कर सकते हैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप, है ना? आ गया है ना? हाँ हाँ हाँ, बैठ जाइए। ठीक है, देखिए उसमें क्या है कि सारे नाम तो करा दिए गए हैं, है ना, कि कौन कौन था और कैसे था, है ना? इसीलिए पहले नाम के क्लास कराए गए। उम्मीद करते हैं नाम याद हो गया होगा, है ना? और अगर रिवीजन किए होंगे तो नाम याद हुआ होगा, नहीं तो ये पढ़ के फिर ये पढ़ेंगे तो नाम कहियो जीवन में याद नहीं होगा, है ना? तो जाके घर में कितने लोग हैं जो रिवीजन किए हैं घर में? ईमानदारी, ठीक है, अब बैठ जाइए। तो ईसवी सन में दिक्कत हो रही है ना, इस वर्ष ईसवी सन में। बाकी अच्छा, ऑनलाइन वालों का आई थिंक शायद अलग ग्रुप है, तो ऑनलाइन वालों लोग के ग्रुप में मैं डलवा देता हूं। ठीक है, ऑनलाइन वाले जो भी ग्रुप्स हैं उनके में मैं डलवा देता हूं। ठीक है, चला जाएगा, हार्ड कॉपी मिलेगा। ठीक है, हार्ड क्या पॉलिटी का मिल जाएगा। और इसका हिस्ट्री का भी क्या है कि अभी जैसे ये टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ तो इसको सॉफ्ट कॉपी में आपके रिवीजन के लिए आपको दे दिया गया। ठीक है, लेकिन पूरा हिस्ट्री का जो नोट्स मिलेगा वो आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा, जिसमें ये रहेगा, है ना? पूरा हिस्ट्री का या पूरा पॉलिटी का जो नोट्स है वो आप लोगों को मिलेगा। तो वो कंपाइल मिलेगा, एक साथ मिलेगा, है ना? और चूंकि पूरा कंपाइल आपको देना ही है इसीलिए इसका प्रिंट नहीं दिया गया है। ठीक है, कि एक बुक के मॉडल पर पूरा कंपाइल नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और ये आपको जल्दी से जल्दी जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अभी पूरी जो टीम है वो नोट्स पे ही काम कर रही है कल से। ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं पूरा लाइव बंद हो चुका है। हम लोग जो लाइव ले रहे थे लाइव नहीं हुआ आज, है ना? लाइव नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया कि सारे लोग नोट्स पे काम कर रहे हैं, क्लास पे और नोट्स पे, ताकि और चूंकि हम लोग स्वयं नोट्स पे काम कर रहे हैं कि आपको ऑथेंटिक से ऑथेंटिक मटेरियल दिया जाए, है ना, जो आपके लिए काफी रिलेवेंट हो। कंटेंट टीम को ये काम नहीं दिया गया है ना? कल हम लोग से की जो मीटिंग हुई उसमें सर से मैं यही कहा कि भाई जो फैकल्टीज हैं वही कंटेंट रेडी करे तो ज्यादा बेहतरीन कंटेंट निकल के सामने आएगा। इसलिए 2 दिन तक कोई पे लाइव नहीं आ रहेगा और सारे लोग कंटेंट पे काम कर रहे हैं। और चूंकि क्लास है तो क्लास तो लेना ही है ना? तो इसलिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आज का जो ये नोट्स आपके ग्रुप में गया है ना, डोंट टॉक ईच अदर, ओके? तो इस चीज को ध्यान रखना है ना, कि जो अभी नोट्स आपको गया है, ठीक है, इसमें जैसा कि मैंने कहा था सारे गवर्नर जनरल्स और वायसराय के द्वारा जो काम किए गए हैं उन सभी कार्यों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इनके नाम लिस्ट आपको पहले प्रोवाइड करा दिए, बता दिए गए कैसे कैसे याद करना है। ठीक है, नाम याद हो गए, डेट्स टाइमिंग में थोड़ी आप लोगों को समस्या हो रही है ना, कि वो नहीं हो पा रहा है, मतलब डेट्स आप नहीं याद कर पा रहे। तो जैसे हमने कहा था कि देखिए रेडीमेड तो आपको जो मिलेगा सो मिलेगा ही, थोड़ा बहुत खुद से भी बनाना सीखिए, है ना?
खुद से बनाना सीखिए का मतलब यह है कि आपको जो है जब चीजें मिल गई हैं तो उसमें जब आप प्रैक्टिस करें तो साथ में ड्यूरेशन लिख करके प्रैक्टिस करें, है ना। ड्यूरेशन को जब नाम आप लिखे तो नाम के सामने ड्यूरेशन भी लिखे, उनकी टाइमिंग भी लिखे। उससे क्या होगा कि आप लिखते लिखते जो है सो वो रिवीजन के क्रम में आपको याद हो जाएगा। और ये कोई बहुत भारी या कोई बहुत विकट काम नहीं है ना। 2-3 बार 2-3 टाइम्स अगर आप करेंगे कंसंट्रेट करके, फोकस हो करके, तो आसानी से कर लेंगे। कोई दिक्कत या कोई खास असुविधा नहीं होगी, बशर्ते कि आप अगर उसको करेंगे तो, है ना। तो एक बार सभी लोग अपना फोन, सब लोग तो लेके ही आए होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा ना जी अपना फोन छोड़ के आया होगा जी। ऐसा तो आज के जमाने में ऐसा प्राणी मिलने बहुत मुश्किल है। आए आए नहीं, टेस्ट नहीं होगा, फोन खोल लीजिए। हार्ड कॉपी मिलेगा भाई, हार्ड कॉपी मिलेगा, पूरा उसका मिलेगा हार्ड कॉपी, ठीक है ना। क्या एक बार खोलिए ना भाई, काहे इतना घबरा रहे हैं। पूरा पेपर होने पर पढ़ लेते हैं, समझे। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण बिहार में नहीं मिलता है। दिल्ली में जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है नहीं आता है, आज लेट आता है, तो कोई विकल्प नहीं अपने पास, तो 1-1.5 घंटा फोन पढ़ना पड़ता है ना। आदमी के पास जब तक विकल्प रहता है ना तभी तक आदमी उन विकल्पों को देखता है। जब कोई विकल्प नहीं बच जाता है तो जो चीज रहता है उस पर काम करना पड़ता है, ठीक है। और इस सब का पूरा नोट्स का आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, है ना। इसलिए अधीर होने की आवश्यकता या घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। तो देखिए, जो गवर्नर जनरल्स और वायसराय हैं इनका पूरा जो है सो आप लोगों के ग्रुप्स में डाल दिया गया है ना। तो देखिए, इसमें बंगाल के गवर्नर्स, बंगाल के गवर्नर जनरल्स, भारत के गवर्नर जनरल्स और वायसराय, है ना, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के और सी राजगोपालाचारी तक सारी इसमें इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, ठीक है, कि किसके द्वारा क्या काम किया गया है और किस प्रकार से काम जो है सो हुआ है। इसमें बहुत सारी बात वो है जो मैंने डिस्कशन के क्रम में आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। तो एक बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा नाम तो सारे आपको पता ही है, ठीक है, और बहुत सारा काम के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया है, जो सारा काम नोट वाइज यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि बंगाल के गवर्नर में पहला नाम है रॉबर्ट क्लाइव का, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव में आप देखिए उसका ड्यूरेशन तो लिखा हुआ है ना जी, कि 57 से 60 और 65 से 67 जो आपने देखा था, है ना। क्या हुआ, क्या नहीं खुला है आप में है भाई, अब क्या देख रहे हो उसमें, क्या 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे भी है जी कोई ऐसा भी है बिना नेट ऑन किए खोज रहे हैं कि ग्रुप में आया कि नहीं, है ना। ऐसा भी होता है, हाँ क्या चीज, हाँ क्यों आपके पास ये नहीं गया है मैटर, तो नहीं गया इसका मतलब कि आप इवनिंग में नहीं होंगे, तो आप इवनिंग में ऐड करिए, ठीक है। जो बैच आप कर रहे हैं उस बैच में आप नंबर ऐड करा लीजिए, ठीक है, जिस बैच में है उसमें, है ना। तो देखिए, इसमें वो सारी चीजें जो हैं, जो गवर्नर जनरल्स और वायसराय के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन सभी कार्यों की सूची जो है आपको यहां पर उपलब्ध कराया गया है, सबके बारे में, है ना, सबके बारे में, ठीक है। तो आप यहां पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे रॉबर्ट क्लाइव है, तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना इसी के समय में हुई थी 1765 में, है ना। तो ये आपको यहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा हॉलवेल के बारे में जो हमने बात किया था आपसे कि हॉलवेल 1760 में आया था, अस्थायी तौर पे लिखा हुआ है, बाकी सबका नाम लिखा हुआ है। इनके टाइम में कोई इंपॉर्टेंट वर्क हुआ नहीं तो उनका नाम वहां पर आपको लिखा हुआ है। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल में आप देख रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग का नाम आ रहा है ना, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बना था बंगाल का गवर्नर जनरल, जो वहां पे आपको लिखा हुआ है, जो आपने को मैंने बताया भी था, ठीक है। तो इसके टाइम में जितने सारे काम हुए थे, कर्नवालिस के टाइम में जो भी काम हुआ, जॉन सोर के टाइम में जो भी काम हुआ, वो सारा आपको यहां पर
लिखा हुआ है। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि एक बार इसको आपको पढ़ लेना है ना, एक बार आपको क्या करना है, इसको घर में पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई काम है इसमें लिखा हुआ, जो काम आपको नहीं समझ में आया है ना, कि ये कौन सा काम था, ये कौन सी बात लिख दी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, सबका वही कि कौन किसने क्या सुधार किया या किसके समय में कौन सा युद्ध हुआ था, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसमें से कोई चीज बात आपको समझ में नहीं आया, ये आपके लिए एक वर्क है जो आज आप लोग करेंगे। कल के क्लास में पहले आप लोग उससे पूछ लेंगे कि सर ये वाली बात का क्या मतलब है ना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ठीक है, और एक आध दो पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जिसको सब में सबको दिक्कत होगा, जिसको दिक्कत नहीं होगा इसका मतलब कि उसने पढ़ा ही नहीं, है ना। जो पढ़ेगा नहीं, यहां पढ़ के गया और फिर उसको रख दिया वैसे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या 2 दिन डिस्कस के लिए तो रख सकते हैं, लेकिन फिर आपका सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे? वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना मैडम, वो हम लोग ट्राई करेंगे ना, है ना। हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं और हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये आप कह सकते हैं। देखिए हाँ, देखिए क्या है कि यहां जो है ये जो सारा चीज है ना, कि टाइमिंग का आपके पास इतना सारा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है ना, सब चीज पढ़ना और लिमिटेड टाइम है आपके पास। तो इस लिमिटेड टाइम के अंतर्गत जो है इन सब चीज को आपको करना है। ठीक है, और ऑलरेडी आपका 3 क्लासेस लगने लगा है ना, ऑलरेडी 3 क्लास लग रहे हैं। आप लोगों के लिए भी हेक्टिक हो रहा होगा। 3 घंटा जो 3 क्लास का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 5 घंटा आपको बैठना है ना। तो ऐसे में थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो रहा होगा, है ना। अचानक से इतना आपको बैठना, फिर पढ़ना, कंप्लीट करना, फिर घर में आके रिवीजन करना, चैलेंजिंग हो रहा होगा। बट लेकिन फिर भी लिमिटेड टाइम है तो आपको इसके अंदर में करना ही है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद के स्तर पर मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें कहीं को दिक्कत होता है तो आपको जो है सो पूछ लेंगे। ठीक है, कि क्या क्या दिक्कत है। बाकी इसका जो हार्ड कॉपी है, पूरा नोट्स जब मिलेगा तो उसमें ये भी रहेगा, है ना, और इसमें ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर में अगर कोई भी चीज कहीं पर कोई दिक्कत होता है, किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आपको ये कर लेना है। ठीक है, दूसरा जो चीज क्या है कि यह जो पूरा पीडीएफ है, अगर इसमें कोई ये दिक्कत तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पेन ड्राइव में लगा दूंगा, बोर्ड पे दिखा दूंगा, फिर सबको डिस्कस कर दूंगा, है ना, कि वो हाँ तो हाँ ठीक है। चलिए, नाम सब याद हो गया ना, ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी इसको कैसे याद करवाना है, ये सब मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, मेरा हिस्सा का काम आप लोग मेरे पे छोड़ दीजिए, उसमें आपको कुछ कहने का जरूरत नहीं है। ठीक ना, आप अपना वाला काम खाली ठीक से करिए। दिक्कत क्या होता है एज ए स्टूडेंट, दिक्कत ये होता है कि हम अपना खुद के स्तर पे काम नहीं करते हैं, है ना। खुद के स्तर पर जो आपको, अगर आप यहां पर 5 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो कम से कम मिनिमम घर में आपको 6 घंटा पढ़ना चाहिए हर सब्जेक्ट पर। मतलब कि 6 घंटा में आपको 1 घंटा हर सब्जेक्ट पर देना होगा, तब जाके उस सब्जेक्ट कंट्रोल में आएगा। नहीं तो सब्जेक्ट कंट्रोल में नहीं आएगा, तो सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रख लीजिए, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, इसको पेन ड्राइव में ला करके और इस पर इस सबको डिस्कस कर दूंगा, इनके सारे काम को। ठीक है ना, कि सब काम क्या है, ताकि वो आपको याद हो जाए। ओके, उसके बाद जो है आज जो हम लोग देखेंगे, है ना, तो जिस प्रकार से आप भाई ऑनलाइन वाले जो लोग भी हैं, ऑनलाइन वाले के ग्रुप में मैं नहीं हूं, तो उस ग्रुप के अंदर में मैनेजमेंट टीम के द्वारा नोट्स डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, इसलिए ये मत सोचिए कि आप लोगों को कैसे मिलेगा। हम लोग भी आप ही के स्टूडेंट हैं, रोशनी कुमारी, मुझे पता है ना, ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑनलाइन वाले ग्रुप पे सब लोगों को नोट्स मिल जाएगा। अभी क्लास के बाद ही मैं इंश्योर करता हूं कि चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो चीज मैं यहां पर बोर्ड पे आपको करा दूंगा वो आपको याद करने में सुविधा होगा, है ना, और आसानी होगा, और वो आप आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कल जब मैं ये सारा नाम करा रहा था तो बहुत से लोगों का ये डिमांड था कि सर नोट्स कब दीजिएगा, नोट्सवा कब दीजिएगा, है ना। इसलिए युद्ध स्तर पर कल शाम तक मैंने इसको करवा दिया कि ये कम से कम आप लोगों को मिल जाए। इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसको मैं डिस्कस कर दूंगा बोर्ड्स के ऊपर पे। ठीक है, और फिर इसका हार्ड कॉपी भी आप लोगों को नोट्स में
मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो अब आज जो हम लोग देखेंगे वो सभी लोग हेडिंग बनाएंगे हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का इतिहास। क्या सब पढ़ाएंगे भाई, जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको देखिए ना, कांग्रेस का इतिहास देखिए ना, है ना, इसमें सारा 1857 भी पढ़ाएंगे। 1857 पॉलिटिकल हिस्ट्री है, और जितना देखेंगे जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है राष्ट्रीय आंदोलन में 1900 के बाद से पूछे जाते हैं, है ना, तो 1885 से लेकर के और 1950 तक कांग्रेस के जितने इंपॉर्टेंट सेशन हुए हैं, कांग्रेस के जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, और कांग्रेस में जो जो इंपॉर्टेंट काम हुआ है, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न अगर बीपीएससी प्रीवियस ईयर को खंगालेंगे तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो कांग्रेस से पूछा गया है, और हर साल पूछा गया है, ईच एंड एवरी ईयर पूछा गया है ना, प्रत्येक साल पूछा गया है, और यहां पे हर टॉपिक अलग अलग टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि 1857 आप नहीं पढ़े तो कांग्रेस आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, सब अलग अलग टॉपिक है। कांग्रेस की 1857 की क्रांति अपनी एक अलग मुद्दा है, ठीक है, कांग्रेस अपना एक अलग मुद्दा है, ठीक है। तो अभी आपको देखना है कांग्रेस कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, और कांग्रेस जो है उसके सेशंस कब कब हुए, कहां कहां पे हुए, और उस सेशन का क्या महत्व था। इसमें भी जो है कांग्रेस में आप देखेंगे कि हम लोग को कब से कब तक देखना है, तो 1885 से लेकर के 1950 तक। इसमें भी कांग्रेस का सारा सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस का वो सेशन इंपॉर्टेंट है जिस सेशन में कुछ डिसीजंस लिए गए, जिस सेशन में कुछ प्रपोजल्स पास किए गए, वो सारे सेशंस, ठीक है, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ, है ना, वो सारा चीज जो है उसके अंतर्गत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप घटना चक्र प्रैक्टिस करेंगे तो घटना चक्र में आप देखेंगे कि कांग्रेस से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सो सवाल पूछा गया है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पॉलिटी में पंचायती राज एक फेवरेट टॉपिक है, उसी प्रकार से हिस्ट्री के सेक्शन में अगर कोई भी एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विस से लेकर के कोई भी एग्जाम, तो सब जगह कांग्रेस जो है वो क्वेश्चन पूछने की श्रृंखला में प्रायोरिटी के लेवल पे होता है। और दूसरा बात कि ये ध्यान रखेंगे कि आपको हिस्ट्री का विद्वान तो नहीं बनना है, और बन भी नहीं पाएंगे 3 महीने में, है ना, मुश्किल भी है। तो आपको हिस्ट्री के वो चीज को पढ़ना है जो आपके सिलेबस को सीधे तौर पर टच करता है, और जहां से आपको सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है ना, वो सेक्शन आपको ज्यादा से ज्यादा और अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है, रिवीजन करने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है ना। आप देखते हैं दो, एक होता है ना, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क, है ना। क्या क्या टारगेट ही है आपका 3 महीना में, आपको क्या लगता है 3 महीने में आपको लगता है कि आप फाउंडेशन में कंप्लीट कर पाएंगे? क्या टारगेट का एडमिशन, अगर हम लोग टारगेट बेसिस पर लेकर के नहीं चले, आपको टारगेट बेसिस पर ना लेकर के चले कि कंप्लीट करना है, तो आपको लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा? तो अब भाई तो वही करना पड़ेगा ना, अब डेट के अनुसार ही पढ़ाएंगे ना, डेट के अनुसार ही पढ़ाएंगे। चलिए डेट आ गया तो डेट के अनुसार ही पढ़ाएंगे ना। हम लोग ऐसा होता तो डेट को बढ़वा के दिसंबर करवा देते, ठीक ना, 6 महीना बढ़िया से पढ़ाते धूमधाम से। चलिए आइए, कांग्रेस, सब लोग हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का इतिहास। अब देखिए कि कांग्रेस का इतिहास हम लोग को देखना है कि किस प्रकार से कांग्रेस भारत में स्थापित हुई थी और किस प्रकार से इसके संबंध में चीजें हुई, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ प्रमुख चीजों को जो है सो आप देखिए, आइए देखिए, सबसे पहले तो संस्थापक,
ठीक है, लिखेंगे संस्थापक। तो संस्थापक हैं एओ ह्यूम। ठीक है, संस्थापक हैं एओ ह्यूम। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? एओ ह्यूम। ये अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, इंग्लिश ऑफिसर्स थे, और इंडिया में इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस के ऑफिसर हुआ करते थे। जब रिटायर्ड हो गए तो रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने इस संस्था की स्थापना के बारे में विचार दिया था। ठीक है, और इन्होंने कहा कि एक संस्था ऐसी होनी चाहिए भारत में जो भारतीयों के मन में जो बातें चल रही हैं उसको लेकर के सामने आए, है ना। जिसके देखिए 1857 का जब रिवॉल्यूशन हुआ था तो अंग्रेज ऐसा मानते थे कि 1857 की इतनी बड़ी क्रांति इसी वजह से हुई क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि भारतीयों के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि उस समय तक इंडिया में कोई अच्छा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई बढ़िया राजनीतिक संस्था नहीं थी जिसके माध्यम से लोग अपनी बातों को रख सकते थे। तो ऐसा कोई संस्था वहां पर नहीं था। तो इसलिए उसने कहा कि एक ऐसा संस्था बना दिया जाए जिस संस्था के माध्यम से हमें पता चल सके कि भारतीयों के मन में चल क्या रहा है। अगर मान लीजिए कि भारतीयों के 100 डिमांड हैं तो हम 100 डिमांड नहीं, इसमें से कम 40 डिमांड मान लेंगे और 60 डिमांड नहीं मानेंगे। इससे क्या होगा कि आंदोलन होने से रोका जा सकेगा, आंदोलन नहीं होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा और हम भारत को लंबे समय तक गुलाम बना करके रख पाएंगे। यह उनकी थिंक थी और इसी थिंक को लाला लाजपत राय कहते हैं कि भारत में कांग्रेस सेफ्टी बॉल्व था, है ना। भारत में कांग्रेस क्या था? सेफ्टी बॉल्व था। सेफ्टी बॉल्व आप समझते हैं? आधुनिक प्रेशर कुकर आप देखते होंगे, आधुनिक प्रेशर कुकर जो है ना, आजकल जो घरों में खाना बनता है उसमें सेफ्टी बल्ब लगा रहता है। उस सेफ्टी बल्ब का काम क्या है? हां, उसका काम है कि अगर किसी कारण वह सीटी प्रेशर रिलीज नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा? सेफ्टी बल्ब खुद ही फट जाएगा, प्रेशर को निकाल देगा और कुकर फटने से बच जाएगा, जिससे जान माल की क्षति नहीं होगी। अंग्रेजों का यही कंसेप्ट था कि भारतीयों के मन में जो उबाल है वो कांग्रेस के माध्यम से पता चल जाएगा तो बड़ा आंदोलन नहीं होगा और हमें बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। जब सेफ्टी बल्ब प्रेशर कुकर में नहीं आता था तो आप सुनते होंगे कि किसी के यहां खाना बनाते वक्त कुकर फट गया और खाना बनाने वाला व्यक्ति हताहत हो गया, है ना। कारण क्या था? सेफ्टी बल्ब नहीं था। 1857 की क्रांति इसी वजह से हुई थी क्योंकि अंग्रेजों ने कोई सेफ्टी बल्ब खड़ा नहीं किया था। और देख लीजिए आप, 1885 में आ गया कांग्रेस, उसके बाद कोई बड़ा हिंसक आंदोलन हुआ भारत में जी? कोई बड़ा हिंसक आंदोलन? अलग से क्रांतिकारी दल जो था वो अपना काम कर रहा था, लेकिन एक मॉब, एक भीड़ कभी किसी हिंसक घटना का इल्जाम नहीं दी। अगर छोटा मोटा हम लोग चौरा चोरी को छोड़ दे तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ। चौरा चोरी हुआ तो गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया था, है ना। जालियांवाला बाग हमने नहीं किया था, उन लोगों ने किया था, ये समझना पड़ेगा, ठीक ना। जालियांवाला हम लोग नहीं किए थे, जालियांवाला उन लोगों ने किया था। हम लोग तो मीटिंग कर रहे थे वहां पर, है ना, हम लोगों ने नहीं किया था। तो इसीलिए संस्था जो है वो स्थापित हुई थी, ठीक है। तो संस्थापक जो है वो कौन है इसके? एओ ह्यूम। स्थान, स्थान इसका लिखेंगे, स्थान कहां है? तो बंबई। बंबई में लिखेंगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, ग्वालियर टैंक के नजदीक, है ना। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में ग्वालियर टैंक के नजदीक, ठीक है, ग्वालियर टैंक के नजदीक, ठीक है। अब देखिए, अब बाकी इसका जो स्थापना, जो फाउंडेशन हुआ, स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885। स्थापना फाउंडेशन ईयर 28 दिसंबर 1885, ठीक है, 28 दिसंबर 1885।
5। ठीक है, अब देखिए कि स्थापना 28 नवंबर 1985 को हुई। इसका स्थापना होना था पूना में। ठीक है, यह स्थापित होना था पूना में, लेकिन पूना में डिजास्टर आ जाने के कारण, हेल्थ डिजास्टर, स्वास्थ्य इशू था। ठीक है, हाँ, प्लेग फैला हुआ था, जिसके वजह से वहां पर सेशन आयोजित नहीं हो पाया और सेशन आयोजित हुआ बंबई में। ठीक है, और बंबई में इसको इसीलिए स्थापित किया गया। और कांग्रेस जो है, इसका जो पुराना नाम था, ओल्ड नेम लिख लेंगे, पुराना नाम, कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, ओल्ड नेम ऑफ कांग्रेस, है ना। कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, यह भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस इसका नाम किसने रखा? बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नाम जो है वो कांग्रेस रखा गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नाम कांग्रेस रखा गया। अब देखिए, अगर आपसे एक बात पूछ लिया जाए कि भाई कांग्रेस का सबसे पहले कंसेप्ट कहां विकसित हुआ? अमेरिका में, ब्रिटेन में। कब हुआ था भाई? कांग्रेस का सबसे पहले कंसेप्ट जो डेवलप हुआ वो 1815 में हुआ था, वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, है ना। यह फैक्ट कहीं थोड़ा साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, कि कांग्रेस का सबसे पहले अवधारणा विकसित हुआ 1815 में वियना में। वियना कांग्रेस बुलाया गया था, वियना कांग्रेस, है ना। सबसे पहले कांग्रेस की अवधारणा विकसित हुई 1815 में वियना में। ठीक है, वियना में, वियना कांग्रेस बुलाई गई थी। अब बात है कि यह वियना कांग्रेस बुलाई क्यों गई थी भाई? तो 1815 एक ऐसा समय था जब वर्ल्ड हिस्ट्री में एक आदमी उत्पात मचा करके रखा हुआ था यूरोप में। कोई बता सकता है वो कौन था? 1815 के समय में हिटलर, हाँ, गुड, नेपोलियन बोनापार्ट। हिटलर का भी जन्म नहीं हुआ था। गुड, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप के मैप को तहस नहस करके छोड़ दिया था, पूरे यूरोप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, 1789 की क्रांति फ्रांस में हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति के समय नेपोलियन बोनापार्ट स्पेन में था, स्पेन में लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन जब उसको मैसेज मिला कि फ्रांस में सत्ता हाथ से चली गई है राजा के, तब वो पहुंचा फ्रांस, और फ्रांस में इतना उत्पात मचाया, फ्रांस को अपने कंट्रोल में लिया। और 1799 से लेकर के 1815 तक पूरा यूरोप को वो प्रयास ये कर रहा था कि पूरा यूरोप को फ्रांस के अधीन कर दे, और लगभग कर भी दिया था। आज वर्तमान का जो आप जर्मनी देख रहे हैं, या आप वर्तमान का जो इटली देख रहे हैं, ये जर्मनी और इटली इसी वजह से एकीकृत हो पाए क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने इनको एक होने का मौका दिया। जर्मनी जो था, यह पहले जर्मनी नहीं था, यह पहले प्रसा था, इसका नाम प्रसा हुआ करता था। ठीक है, और ये जो इटली है, यह पहले इटली नहीं था, इसका नाम सार्डिनिया पिडमोंट हुआ करता था। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है, सार्डिनिया पिडमोंट, है ना, छोटा सा स्टेट हुआ करता था, और ये अलग अलग था। लेकिन इन सबको एक किसने कर दिया? नेपोलियन ने। नेपोलियन के एक कर देने के वजह से इनके अंदर में एक होने की भावना विकसित हुई, और बाद में, बहुत बाद में जाकर के इसको जो है नेपोलियन बोनापार्ट को संतुलित करने के लिए सब लोगों ने मिल करके 1815 में वियना में मीटिंग बुलाई थी। वहीं से कांग्रेस का कंसेप्ट डेवलप हुआ।
कांग्रेस शब्द जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी का शब्द है जिसका अर्थ होता है सम्मेलन, है ना, कॉन्फ्रेंस से निकला है, कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस बना है जिसका अर्थ होता है सम्मेलन, ठीक है। तो यह सम्मेलन जो है, यह सम्मेलन बुलाया गया था 1815 में वियना कांग्रेस में, और यहां पर क्या किया गया था, तो यहां पर नेपोलियन बोनापार्ट को संतुलित कर दिया गया, और इसके बाद ही नेपोलियन बोनापार्ट को यहां से हटा करके सेंट हेलेना के द्वीप में निष्कासित कर दिया गया, और 1820 में बुरी तरीके से जो है नेपोलियन बोनापार्ट मर गया, उसकी कहानी खत्म हो गई। उसका एक मित्र हुआ करता था जो यही ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था, उसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक हमेशा उसको बोलता था कि भाई तू हिंसा क्यों नहीं छोड़ देता है, तो हिंसा छोड़ दो और नॉर्मल आदमी की तरह जियो, फ्रांस को अपने शासन के लेकर के जियो। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक स्टेटमेंट देता था, वो कहता था कि जब मैं फ्रांस पहुंचा तो फ्रांस का राज मुकुट धरती पर गिरा हुआ था, और फ्रांस के राज मुकुट को मैंने तलवार के नोक के बल पर उठा करके सर पे धारण किया है। अगर मुझे सत्ता हासिल किए रहना है तो अपने तलवार को चलाते रहना पड़ेगा, जिस दिन मेरी तलवार रुक गई मेरे सर से मुकुट भी गिर जाएगा। और यही हुआ उसके साथ यही हुआ। जैसे ही उसने सोचा कि भाई अब मैं इन चीजों को कंट्रोल करूं, तो उसके लिए उसने आराम करने की सोची और सोचा कि अब युद्ध नहीं करेंगे। हालांकि उसका लास्ट जो आक्रमण था वो साइप्रस के द्वीप में था, जब वो रसिया को पर आक्रमण करने के लिए गया था। साइप्रस का क्षेत्र था, बर्फ से जमा हुआ क्षेत्र। रसिया को पहले से पता था, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, तो रसिया को पहले से पता था कि हमारे तरफ क्या होना है, आक्रमण होने वाला है। तो नेपोलियन की एक सबसे बुरी आदत क्या थी कि जब अपना सेना लेकर के जाता था ना, तो भोजन पानी साथ में लेकर के नहीं जाता था। ये सोचता था कि जहां जाएंगे, जहां लूटेंगे जिसको, उसी से भोजन भी लेंगे। रसिया इस स्ट्रेटजी को समझता था। कहते ना कि ये लोग आप सोचते ना कि बहुत पढ़ना है, बहुत चीज करना नहीं, आपको स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। आप बहुत पढ़ के भी फेल हो सकते हैं, और कोई आदमी कम पढ़ के पास हो सकता है। देयर इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और किसको कितना पढ़ना और किसको कितना नहीं पढ़ना है। यह सब के हिसाब से अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी है, तो वो चाहे जीवन का युद्ध हो, वो चाहे किसी भी प्रकार का युद्ध हो, उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। रसिया ने कुछ नहीं किया, देखा कि आक्रमण हो रहा है, सारा लोग घर खाली करके दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, खान पान का सारा सामान जो है सो लेकर के चले गए। जब सेना पहुंची तो गांव तो खाली मिला, ठंड का मौसम, साइप्रस का द्वीप हमेशा ठंडा रहता है, भूख लगी सबको, खाने के लिए कुछ था ही नहीं, करोगे क्या। नेपोलियन के मैक्सिमम सैनिक भूखे मर गए, और वहीं पर नेपोलियन पकड़ा गया, वहीं पर नेपोलियन जो है दबाव में आ गया। और नेपोलियन ने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को बहुत मदद किया था, लेकिन जब वो फंस गया तो उसका कोई भी रिश्तेदार उसका मदद करने के लिए नहीं आया। और फिर यूरोप के पावर्स ने उसको बैठ करके ऑस्ट्रिया में संतुलित कर दिया और कह दिया कि अब तुम्हारा जो है जितना तुम किए हो अति अब हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते हो। तो पहली बार उसी को संतुलित करने के लिए वियना में, ऑस्ट्रिया में कांग्रेस बुलाई गई थी, और वहां पर उसको संतुलित किया गया। और उसी का परिणाम था कि जो जर्मनी आप देख रहे हैं, इसका यूनिफिकेशन हुआ था 1872 में। 1872 में जर्मनी बना, और ये जो इटली आप देख रहे हैं, ये 1870 में बना था। उससे पहले इटली नहीं था, उससे पहले इटली सार्डिनिया पिडमोंट था, और उससे पहले जर्मनी नहीं था, जर्मनी प्रसा हुआ करता था। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो वहीं से पहले बार जो है ये इसका कंसेप्ट आया, और उसी से ब्रिटिशर्स इंस्पायर्ड थे। तो वो चाहते थे कि इंडिया में भी कोई ऐसी एक संस्था बना दी जाए जिस संस्था के माध्यम से हम इंडिया को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से इसका जब बना तब इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन आगे देखेंगे कि कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बनाया गया था दादा भाई नौरोजी को, और नौरोजी के सलाह पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ को कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, और उस समय जो वायसराय था वो कौन था, डफरिन, है ना। तो वायसराय लिख लेंगे, उस समय तत्कालिक वायसराय कौन था, डफरिन, हाँ लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ओके, लॉर्ड डफरिन। अब देखिए, तो ये तो कुछ मतलब बहुत बेसिक बात है ना। ओके, तो अब देखिए कि कांग्रेस के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं। उस स्टेटमेंट पर सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है।
है ना, कांग्रेस के संबंध में किसने कुछ कहा है, तो लिख लेंगे कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ नाम लिख करके लिख लेंगे। पहले तो लिखेंगे डफरिन। ये डफरिन जो तत्कालिक वायसराय था, जब कांग्रेस बन रही थी तब इसी ने एक स्टेटमेंट दिया था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, है ना। ये बेसिकली क्या था, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज क्लास, ठीक है। बेसिकली जो था वो कुछ सूक्ष्मदर्शी लोगों की, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों की संस्था, है ना। तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों की संस्था का मतलब क्या था, इसका कहना था कि कांग्रेस में बहुत कम लोग हैं, है ना, और ये इनका जो देखने का जो दृष्टिकोण है वो भी कोई बहुत व्यापक नहीं है ना, कोई बहुत बड़ा इनका दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए इस संस्था का कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे लॉर्ड कर्जन। हाँ, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस को अगर पूछा जाए कि कांग्रेस को किसने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों की संस्था, तो डफरिन ने कहा था, ठीक है। यह कांग्रेस के बारे में कहा गया। ओके, नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन लिखेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, तो लिखेंगे कि कांग्रेस अपने पतन की ओर, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। ठीक है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। कांग्रेस गोइंग टू ऑन डिक्लाइन, गोइंग टू ऑन डिक्लाइन फॉर डाई। कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ाते हुए जा रही है या मृत्यु की तरफ जा रही है, मर रही है, यह सब बात किसने कहा, कर्जन ने। अब देखिए यहां से एक कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो सकता है, हालांकि ये आप लोगों से तो नहीं होगा, है ना, हम लोगों से बहुत बार मेंस में पूछ लेता है कि अगर आप ये कह रहे हैं, मतलब एक सोचने का आपको एक एंगल होगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अंग्रेजों के लिए बनी थी, तो फिर अंग्रेज ही क्यों इसकी शिकायत कर रहे थे, फिर क्यों कर्जन कह रहा है कि लड़खड़ाते हुए जा रही है, फिर क्यों डफरिन कह रहा है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था आई। अगर यह सेफ्टी बल्ब था तो ऐसा बात नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि तो उन्होंने वही बना रहे थे, उनके द्वारा बनाई हुई संस्था थी, तो अपने द्वारा बनाई हुई संस्था का स्वयं आलोचना क्यों कर रहे थे। तो यहां पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई जो थियरी दिया गया सेफ्टी बल्ब का थियरी, क्या सही में लॉजिकल थियरी है या फिर थियरी में कहीं पर कोई गड़बड़ी है। क्योंकि थियरी दिया किसने, लाला लाजपत राय ने, और लाला लाजपत राय ने यह थियरी दिया कब, 1917 में। कांग्रेस बनी कब, 1885 में। तो इतना दिन क्यों लग गया लाला लाजपत की बात बताने में। तो इससे एक बात यह भी समझ में आता है कि लाला लाजपत राय जी को 1917 तक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। 1907 में ही बात हुई थी कि उनको कांग्रेस का अध्यक्ष, लेकिन नरम दल वालों ने बनने नहीं दिया, रास बिहारी बोस को बना दिया साथ में सूरत में, और लाला लाजपत राय को नहीं बनाया। उसी समय कांग्रेस दो भाग में बट गई। तो लाला लाजपत राय तो बने नहीं तो रगड़ दिए कलम धर के। कभी कभी होता है ना, अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है, तो यह भी हो सकता है ना। लेकिन अगर इस प्रकार से ये नहीं कह सकते कि एकदम से लाला लाजपत राय गलत होंगे, है ना। अगर प्रारंभिक कांग्रेस के कार्यों को अगर हम देखेंगे तो प्रारंभिक कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का 3 चरण है, तो इसका जो प्रारंभिक चरण है 1885 से 1905 है ना। तो 1885 से 1905 में कांग्रेस जो थी वो 3P फॉर्मूला काम कर रही थी, है ना। 3P फॉर्मूला पर काम कर रही थी। ये 3P फॉर्मूला क्या है, तो 3P फॉर्मूला है प्रेयर, पिटिशन और पार्डनिंग, है ना। प्रेयर, पिटिशन और पार्डनिंग, मतलब कि प्रार्थना, याचिका और क्षमा। मतलब कांग्रेस जो थी वो हमेशा हाथ जोड़ करके अंग्रेजों के सामने खड़ा रहती थी, है ना, कि आप कुछ सुधार कर दीजिए, या सुधार के लिए हम डिमांड करते थे। तो वो जो ये फेज था, इस फेज को देखने के बाद हम ऐसा थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज जो था कांग्रेस का, वो बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी टाइप का नहीं था, है ना, राष्ट्रवादी टाइप का
नहीं था, इस वजह से इस पर इस तरह का आरोप लगता है। ठीक है, फिर लेंगे बाल गंगाधर तिलक। है? उनका भी लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, तिलक का लिख लीजिए, है ना। बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। देखिए कितना जबरदस्त बात कह दिया, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। दीपक कुमार 1 से 5 का भाई, पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटी पढ़ाया जा चुका है। पॉलिटिकल साइंस के संबंध में आप लोग मैनेजमेंट से बात करेंगे, क्योंकि हमने जो है हम लोग जीएस की क्लासेस हो रही है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लास जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कमेंट करके जो भरे हुए हैं, पढ़िए अभी जो क्लास चल रहा है वो। बाकी जो कुछ समस्या होगा वो आप मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखे हैं, भीख मांगने वाली संस्था है। लाला लाजपत राय भी लिख लेंगे कि लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, सेफ्टी बल्ब, है ना, सेफ्टी बल्ब। तो सेफ्टी बल्ब को हिंदी में कहते हैं सुरक्षा कवच, है ना। ठीक है, सुरक्षा कवच, कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को सुरक्षा कवच कहा था, सेफ्टी बल्ब कहा था। ठीक है, कांग्रेस इज द सेफ्टी बल्ब सेड बाय लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्या, लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस सेफ्टी बल्ब है ना, सुरक्षा कवच। ठीक है, उसका लिखेंगे फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, कांग्रेस वॉइस इज नॉट पीपुल्स वॉइस, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, हाँ, स्वतंत्रता के पश्चात लिख लेंगे कि कांग्रेस एबोलिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंट सेड बाय महात्मा गांधी, कांग्रेस एबोलिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंट सेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो यह जो कांग्रेस थी, है ना, कांग्रेस देखिए यहां पर सरताज अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहे थे या कांग्रेस को, अरे भाई कांग्रेस शॉर्ट में कांग्रेस कह रहे हैं, पूरा कहेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहेंगे। कोना मिट्टी से बनल बड़ा हुआ, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को शॉर्ट में इसको कांग्रेस कहते हैं, पूरा लिखेंगे कहेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहेंगे। तो गांधी जी ने कहा था कि जब आजादी मिल जाए तो आजादी के जस्ट बाद अगर पहला कोई काम करना चाहिए तो कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, है ना। कांग्रेस को रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस देश की पार्टी थी उस समय, पूरा देश का आस्था कांग्रेस में था, क्योंकि कांग्रेस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि जब कांग्रेस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाए तो फिर कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि फिर कांग्रेस का उसके बाद कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि कांग्रेस जब उस समय समाप्त हो जाती ना, तो कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था जीवन पर्यंत बना रहता।
लोग हमेशा याद करते कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन आजादी के बाद यह खत्म नहीं हुआ। उसके बाद देश की राजनीतिक पार्टी बन गई और आज देख लीजिए स्थिति क्या है। लोग सार्वजनिक तौर पे क्रिटिसाइज करते हैं ना, है ना, तो किस प्रकार से गड़बड़ हुआ, है ना। और वर्तमान में आप देखिए कि केंद्र की सत्ता से भी चले गए, है ना। हालांकि पहले इसका लाभ हुआ पार्टी को, पार्टी बहुत दिन तक सत्ता में रही इसी नाम पर कि हम जो है वो देश को स्वतंत्र कराए हैं। लेकिन अब एक ही तरह का मिठाई कितना दिन तक खिलाइएगा भाई, है ना। कभी तो स्वाद फीका होगा ना लोगों का, फिर दूसरा टेस्ट करेंगे, फिर टेस्टिंग मार दिया, है ना, है? फिर वही टेस्ट आ रहा है। देखिए अब वो तो खैर पॉलिटिकल मामला है, क्या होगा नहीं होगा ये तो 2024 में जनता तय करेगी, है ना। ये तो सब जनता के हाथों में वो तय करेगी। लेकिन गांधी जी जो है वो ये कहते थे, ठीक है, गांधी जी का स्टेटमेंट था। बहुत बार बीपीएससी ने ये पूछा है अपने एग्जाम्स के अंदर में कि किसने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए, किसने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों की संस्था थी? डफरिन ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन के तरफ लड़खड़ाते हुए जा रही है, किसने कहा? कांग्रेस जो है इसके बारे में कि कांग्रेस भिखमंगों की संस्था है, किसने कहा? कांग्रेस सेफ्टी बॉल्ब है, किसने कहा? ठीक है, तो यहां पर इस चीज को आपको, इन सभी चीजों को ध्यान रखना है, इन सभी स्टेटमेंट्स को ध्यान रखना है ना, कि ये क्या है और कैसे है। ठीक है, इन सभी स्टेटमेंट से एक सवाल बनता ही बनता है, हर जगह पे बन जाता है इन लोगों के स्टेटमेंट से। ओके, हाँ बोले थे, हाँ नहीं वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो उन्होंने कहा था 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन होना था तो उस समय गांधी, बहुत से लोग तैयार नहीं थे मूवमेंट्स के लिए, तो गांधी का ये प्रपोजल लगा था कि पास नहीं होगा। तब गांधी ने कहा कि मैं भारत के बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा अगर कांग्रेस ने हमें सपोर्ट नहीं किया तो। हालांकि फिर कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल पास हो गया था। तो वो बेसिकली गांधी थोड़ा एटीट्यूड में आ गए थे उस टाइम पर, है ना, ईगो में आ गए थे। गांधी को अगर आप देखिएगा, गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अगर देखिएगा, गांधी बड़ा ही जबरदस्त व्यक्तित्व है, मतलब गांधी अध्ययन का विषय है ना। हाँ, गांधी जो है वो स्टडी का पार्ट है। हम लोग क्या, गांधी को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। बहुत से लोग बहुत तरह की बकवास मार देते हैं गांधी को लेकर के, है ना। आप अमेरिका एक अलग से यूनिवर्सिटी ओपन कर रहा है जिसमें केवल गांधी को देखा जाएगा, है ना। वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति थे लिंकन ने कहा था कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हार्ड मांस का बना हुआ एक व्यक्ति इतना योग्य हो सकता है। परिस्थितियों की समझ जो गांधी के अंदर थी वो तात्कालिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किसी नेता के पास नहीं थी। इतने बेहतरीन डिप्लोमेट थे, इतने बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाते थे। गांधी का कुछ सिद्धांत था, ये सब आइडियोलॉजी में, थियोरी में आप लोगों से पूछा सकता है, कहीं ध्यान रखेंगे। संघर्ष विराम संघर्ष, ये साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा, संघर्ष विराम संघर्ष। और एक और सिद्धांत है इनका, दबाव समझौता दबाव। ये गांधी के स्ट्रेटजी का पार्ट था। संघर्ष विराम संघर्ष, स्ट्रगल स्टॉप स्ट्रगल, स्ट्रगल स्टॉप स्ट्रगल, स्ट्रगल रेस्ट स्ट्रगल। गांधी क्या करते थे? स्ट्रगल करते थे, रेस्ट करते थे, फिर स्ट्रगल करते थे। फिर गांधी कहते हैं कि प्रेशर ट्रीटी प्रेशर। गांधी इस बात को बखूबी समझते थे कि अंग्रेज हमसे ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है। अब सोचिए ना, गांधी को, मतलब थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि गांधी ने क्यों कहा कि हम हिंसा नहीं करेंगे। गांधी ने क्यों कहा कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम वायलेंट नहीं करेंगे, दबा देते। और ये वही गांधी है जो गांधी 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में छोटा सा घटना, चौरा चौरी घट गया तो आंदोलन वापस ले लिया। और ये वही गांधी है जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नारा देते हैं डू एंड डाई। इसका क्या मतलब है भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, इसका मतलब यह हुआ
कि गांधी नैसर्गिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर अहिंसावादी नहीं थे। गांधी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने वालों में से एक थे। तो गांधी जब देख रहे थे कि भारत दबाव में है, भारत प्रेशर में है, दुश्मन का पैर गला पर है, तो गांधी ये कहते थे कि तब तक पैर को सहलाओ, अनुनय विनय करो और कहो कि मालिक पैर हटा लीजिए, दोबारा गलती नहीं होगा। और जब पैर हटा ले, खुद को खड़ा कर लो, ताकतवर बना लो, फिर पूछो कि बोल उस दिन काहे पैर रखा था गर्दन पर। ये गांधी थे, ये गांधी की नीति थी। और व्यक्ति को वास्तव में होना भी ऐसा ही चाहिए कि वो परिस्थितियों का समझ रखे ठीक से, अन्यथा आदर्शवाद में जीते जीते आदमी बहुत बड़ा पापी का भागीदार बन जाता है। महाभारत जो हुआ था वो क्यों हुआ था? द्रौपदी के चिरहरण के वजह से। और द्रौपदी का चिरहरण क्यों हुआ? एक पागल सनकी युवराज था, है ना, उसके क्रोध के वजह से, उसके बदले के भाव के वजह से हुआ था वो। लेकिन उस सभा में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए थे कि एक बार धनुष बाण लेकर के खड़ा हो जाते तो वो सनकी युवराज कुछ नहीं कर पाता। भीष्म पितामह जैसा आदमी था, द्रोणाचार्य जैसा आदमी था। लेकिन ये सब लोग क्या थे? तो झूठे आदर्शवाद में जी रहे थे उस टाइम पर। और इन सब का क्या था? इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो हस्तिनापुर के खिलाफ शस्त्र उठा ही नहीं सकते हैं। ये कौन सा धर्म हो गया भाई तुम्हारा? ये कौन सा धर्म है जो अधर्म होने से नहीं रोक सके? जब आप अधर्म होने से नहीं रोक पाए तो फिर धर्म का क्या मतलब? तो ये वो धर्म है क्या? वो धर्म नहीं है, वो धर्म का झूठा दिखावा है या धर्म के प्रति अंधभक्ति है, धर्म का चरस है वो, जो कभी भी आपको पृष्ठभ्रष्टता की तरफ लेकर के जा सकता है। और वही हुआ, उसके वजह से महाभारत हुआ। गांधी इस सब चीज को जानते थे। गांधी को पता था कि कब झगड़ा करना है और कब झगड़ा नहीं करना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संघर्ष विराम संघर्ष की नीति गांधी किसके प्रति इस्तेमाल करते थे? जनता के प्रति, जनता के प्रति। क्योंकि गांधी इस बात को जानते थे कि संघर्ष करने की अपनी एक सीमा है। हमेशा जनता संघर्ष नहीं कर सकती है, एक लिमिट तक ही संघर्ष कर सकती है। बहुत ज्यादा संघर्ष करेगी तो फिर क्या हो जाएगा? टूट जाएगी, फिर दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएंगी। इसलिए गांधी का देखिए क्रोनोलॉजी एकदम, वो रेस्ट ले ले करके काम करते। 20 का सहयोग आंदोलन 22 में खत्म करके सीधे 30 में सविनय अवज्ञा शुरू किया, है ना। वो लगभग किसी तरह से रोक बंद करके 34 तक चला, उसके बाद सब बंद होगा। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उससे पहले आप देखिए चंपारण 17 में किया, है ना, 18 के अंदर में खेड़ा किया, और खेड़ा के बाद अहमदाबाद मिल मंजूर आंदोलन किया। और उसके बाद गांधी इस बात को समझ गए कि भारत की जनता जो है, या कहीं की भी जनता, कंसिस्टेंसी स्ट्रगल नहीं कर सकती है। स्ट्रगल के बीच में रिलीफ चाहिए, तो तब जाकर के जनता फिर दूसरे आंदोलन में ऊर्जा के साथ जुड़ पाएगी। नहीं तो पूरा ऊर्जा का तो हरास हो जाएगा ना, तो दोबारा तो जुड़ेगी ही नहीं। तो इसलिए गांधी क्या करते थे? एक समय तक आंदोलन चलाते थे, फिर आंदोलन को वापस ले लेते थे। और उस जब वापस लेते थे तो क्या करते थे? वापस लेकर के उस बीच में कंस्ट्रक्शन का या कुछ ऐसा काम करते थे जिससे लोग फिर से ऊर्जित हो जाए, है ना। अब दबाव समझौता दबाव जो था इनकी पॉलिसी, ये सरकार के प्रति थी, है ना, ये अंग्रेज के प्रति था, अंग्रेजी सरकार के प्रति। कारण ये था क्योंकि गांधी जानते थे कि अचानक से अगर अंग्रेज से सब कुछ मांगेंगे तो ये सब नहीं देगा। तो अब जिसे मान लीजिए कि पिताजी से मांगना है 1000 रुपया, तो 1000 सीधे मांगिएगा तो हो सकता है कि प्रेशर में आ जाए, है ना। तो माहौल बनाइए, बोलिए आज 500 का काम है, तो तनी गरम गरम होंगे, गुस्साएंगे, लेकिन दे देंगे 500, चलो 500 मांग रहा है। फिर 2 दिन बाद जाइए, कहिए कि तो 500 खर्चा हो गया जी, है ना, एक और किताब खरीदना है नया, अब वो क्या करना है आप जानिए। लेकिन फिर कहिए नया किताब खरीदना है, क्योंकि किताबें के नाम पर पिताजी पैसा दे सकते हैं, दूसरा नाम पर पिताजी लोग ज्यादा पैसा नहीं देते हैं, है ना। पिताजी लोग पढ़ाई के नाम पर आपको पैसा दे देंगे, है ना। माँ इसी होते ना, माँ थोड़ा दयालु प्रवृत्ति की होती है ना, तो माँ थोड़ा अन्य काम के लिए भी दे देती है ना। माँ से कहिएगा कि भाई अब और भी काम होते हैं और अपने पास अर्निंग नहीं है तो थोड़ा सपोर्ट करो, है ना। माँ कर देगी, पिताजी नहीं करेंगे। पिताजी सीधे देखते हैं कि भाई काम क्या है, यूज क्या है। तो 500 एक दिन ले लिए, फिर 2 दिन के बाद 500 लेंगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन सीधे 1000 का डिमांड करेंगे तो उनको समझ में आएगा। तो गांधी समझते कि अगर हमको 100 गो चीज मांगना है
तो 100 गो में हम क्या करेंगे, हम पहले 20 गो मांगेंगे, फिर 20 गो मांगेंगे, फिर 20 गो मांगेंगे, ऐसे 20-20 करके हम 100 तक पहुंच जाएंगे। अचानक से 100 नहीं मांगेंगे, क्योंकि अचानक से 100 मांग दिए तो क्या होगा, हम एक भी नहीं मिलेगा, ऊपर से झगड़ा हो जाएगा। तो गांधी का था दबाव समझौता दबाव, यही सब पॉलिसी था गांधी का कि अब देखिए, आप एक भी ऐसा कांड बता दीजिए जिस कांड के बाद अंग्रेज दबाव महसूस किए हो। 1857 कितनी बड़ी क्रांति हुई ना जी, इतनी बड़ी क्रांति के बाद भी क्या शोषण रुक गया, क्या एक्सप्लॉयटेशन रुक गया? उसके बाद गांधी का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, गांधी का जन्म 1869 में हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को, है ना, गुजरात के पोरबंदर में। उसके बाद गांधी पढ़े, गए लंदन गए, लंदन के बाद अफ्रीका गए, है ना, उसके बाद इंडिया आए। उसके बाद तक भी बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे थे, लेकिन क्या अंग्रेज कभी बैकफुट से खेलते थे? नहीं खेलते थे। गांधी के आते ही गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, सक्सेसफुल। गांधी ने खेड़ा किया, सक्सेसफुल। गांधी ने अहमदाबाद किया, सक्सेसफुल। 3 किया, तीनों सक्सेसफुल, तीनों में अंग्रेजों ने गांधी का बात मान लिया, जबकि गांधी ने हिंसा नहीं किया। तो गांधी का तरीका इंपॉर्टेंट था, गांधी के थॉट्स इंपॉर्टेंट थे, गांधी का विचार महत्वपूर्ण था, और उसी विचार के वजह से गांधी को भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में एक अलग युग ही मिल जाता है, गांधी युग, है ना। 1915 से लेकर के 1947 तक का पूरा जो फेज है वो गांधी युग के नाम से आया जाता है, गांधी के ऊपर ही जो है सो उसको लेकर के देखा जाता है ना। तो इस चीज को जो है सो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये सारा जो चीज है, ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो वहां से आपको सवाल पूछे जा सकता है, और चाहते हैं गांधी की जो भूमिका रही उससे आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब एक हेडिंग बनाएंगे, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस, इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। हाँ हाँ हाँ, क्या धीरे धीरे बस इसका काम बदल गया, है ना। पहले स्टार्ट हुआ था इसी के लिए, लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे ये राष्ट्रवादी होता चला गया, नेशनलिस्ट होता चला गया। चलिए अब देखिए, प्रथम अधिवेशन जो फर्स्ट सेशन था, प्रथम अधिवेशन वही 1885। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, लेंगे। पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। सुधांशु सर, ऑफलाइन वाले आपसे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले किससे पूछें? मैसेज करने पर रिप्लाई भी नहीं आता है, और आप हम लोगों के ग्रुप में भी नहीं है। भाई मैसेज करिए, रिप्लाई क्या नहीं जाएगा आपको, कॉल करके बात करिए, वो लोग आपको जवाब देगा, है ना। ठीक है, आइए, तो हो गया। पहले कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, स्थान लिख लेंगे बंबई, पहला अधिवेशन बंबई में ही हुआ था, वही जहां पे स्थापना हुआ था, बंबई। ठीक है, तो स्थान कहां था? बंबई। ठीक है, और चूंकि ये पहला था इस वजह से कभी कभी पूछ लेता है कि पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो 72, है ना, 72, है ना, 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, 72
रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट्स इन दिस सेशन। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो 1885 में हुआ था। ठीक है, दिसंबर महीने में। कांग्रेस का देखिए जो भी सेशन है, आज भी होता है कांग्रेस का सेशन दिसंबर में ही होता है। ठीक है, और तब से भी दिसंबर में ही होता था। जो भी एनुअल सेशन कांग्रेस का होता था वो दिसंबर में होता था। अभी भी कांग्रेस चल ही रही है, अभी भी चीजें हो रही है ना। लेकिन अभी की जो वर्तमान कांग्रेस है वो एक राजनीतिक पार्टी है केवल देश की, तो इसलिए वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो आजादी से पहले या आजादी तक के बीच का पूछा जाता है कि उस समय कौन अध्यक्ष था या उस समय क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ वो बंबई में हुआ। अध्यक्ष थे रमेश चंद्र बनर्जी, स्थान बंबई। ठीक है, 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे और इसके जो महासचिव थे, है ना, जनरल सेक्रेटरी जिसको थे वो एओ ह्यूम थे। इसके महासचिव थे वही एओ ह्यूम। ठीक है, ओके। तो यहां में आपको यह ध्यान रखना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ जी? बंबई में। अध्यक्ष कौन था? रमेश चंद्र बनर्जी। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। महासचिव कौन था? एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम ही इसके फाउंडर भी थे, है ना। एओ ह्यूम जो थे वही फाउंडर थे। और इस समय भारत का वायसराय जो था वो डफरिन था। ये पहले आप लिख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन, ठीक है। और जो ये दूसरा अधिवेशन हुआ, हाँ जी, क्या? हाँ बैठ, देखिए पहला अधिवेशन में मुख्य तौर पे तो इसकी स्थापना ही हुई, है ना। इसका स्थापना ही जो किया गया, इसका जो फाउंडेशन ही किया गया, ये पहले में ही किया गया। और इसका मुख्य कारण ही यही था, इस सब चीज होने का, कि भारतीयों की समस्याओं को सुनने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, है ना। एक ऐसा संस्था होना चाहिए कि भारत के लोगों का कोई समस्या हो तो उस संस्था के सामने आए और संस्था के माध्यम से ब्रिटेन के सामने हम लोग उसको रख पाए। यही ऑब्जेक्टिव था और इसी ऑब्जेक्टिव के लिए इसको स्थापित भी किया गया था। ठीक है, चलिए दूसरा सेशन। तो दूसरा 1886, हाँ जी, देखिए यहां पर जो है ना, फर्स्ट में जो है मुसलमानों की संख्या जो थी यहां पर पहले सेशन में, ठीक है, वो वहां पर 3 थी, है ना। पहले में 3 थी। लेकिन देखिए जनरली अभी तक के जो बीपीएससी के अंदर में ये नहीं पूछा गया है ना। यहां पर ये पूछा गया कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, वो सब पूछा गया है ना। तो उस सब पर आएंगे, अभी 2-3-4 को लिखवा देते हैं, उसके बाद सबको कनेक्ट कर देंगे, सब याद हो जाएगा, है ना, कि कैसे क्या मामला था। ठीक है, लिख लीजिए पहले 1886, 1886 कलकत्ता दूसरा अधिवेशन। सेकेंड सेशन 1886 कलकत्ता, ठीक है। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता, है ना। यह हुआ कलकत्ता में और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और यहीं पर नाम बदला था जी, इसी में कांग्रेस का नाम कांग्रेस हुआ था। नहीं तो पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले जो नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन इसी सेशन में नाम बदल कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। लिख लेंगे कि दूसरे अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर, दूसरे अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर, दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया।
भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है। और एक बात और लिखेंगे कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे। ही वॉज द फर्स्ट नॉन हिंदू चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे। देखिए, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अगर प्रश्न ये पूछता है कि कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष, तो तुरंत याद आ जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, क्योंकि वो मुस्लिम थे। लेकिन यह मामला नहीं है। अगर कहीं भी पूछे कि कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म के थे, है ना। इसी वजह से ये पूछा जाता है कि लोग कंफ्यूज होकर के कुछ और आंसर लगा दें। तो कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष अगर पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी गैर हिंदू अध्यक्ष थे, क्योंकि ये हिंदू नहीं थे और ये मुस्लिम भी नहीं थे, ये पारसी थे। ठीक है। और ये कहां पर हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। आप देखेंगे कि बहुत ही क्रमिक तौर पर क्रोनोलॉजिकली तौर पर जो इसका सेशन हो रहा था, जो इसके अध्यक्ष निर्धारित किए जा रहे थे और जो इसके प्लेस डिसाइड किए जा रहे थे, उसमें भी एक बहुत बड़ी कूटनीति थी, बहुत बड़ा डिप्लोमेसी था कि इस प्रकार से काम किया जाए कि भारत के सभी क्षेत्र और भारत में रहने वाले सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में दिखे और कांग्रेस एक मजबूत संस्था के तौर पर स्थापित हो पाए, है ना। इसलिए लोकेशन का चयन करने में भी सावधानी बरती जाती थी और अध्यक्ष का चयन करने में भी सावधानी बरता जाता था कि पहले तो लोगों को हम यह समझा दे कि कांग्रेस पूरी देश की पार्टी है, कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की या किसी एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी नहीं है। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ यहां पर काम जो है सो चल रहा था। ओके, नेक्स्ट लिख लेंगे कि 1886, 1893, 1886, 1893 और 1906, है ना। 86, 93 और 1906, है ना। ठीक है। ये 3 टाइम क्या हुआ था? ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, है ना। मतलब कि 93 में भी यही अध्यक्ष बने थे और 1906 में भी यही अध्यक्ष बने थे। ठीक है। तो इनके नाम के सामने लिख लेंगे 1886, 1893 और 1906। ठीक है। तो इस तीनों टाइम में जो है वो लीडरशिप किसके पास थी? इन्हीं के पास थी। हाँ, क्या बेसिकली दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा नौरोजी और फरदुन जी, ये सब लोगों ने मिल करके सोशल रिफॉर्म के संबंध में पार्टी बनाया था, सामाजिक सुधार के लिए। और बेसिकली जो था उसका नाम था रहनुमाई मजदयान सभा। रहनुमाई मजदयान सभा जो था वो बेसिकली जो है वो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए काम कर रहा था, धार्मिक सुधार के लिए काम कर रहा था। इसी समय में जब ये एक तरफ कांग्रेस स्थापित हो रही थी, देश में धीरे धीरे पॉलिटिकल इंसिडेंट्स के अवेयरनेस शुरू हो रहे थे, लोग राजनीतिक सुधार से जुड़ रहे थे, तब साथ साथ देश में सामाजिक सुधार भी चल रहा था। तो एक तरफ ये लोग सोशल रिफॉर्म पर भी काम वहां पर कर रहे थे। ठीक है। तो यहां पर 1886 के अंदर में ये सारा इनको बनाया गया। ठीक है। और ये पहले जो थे वो गैर हिंदू अध्यक्ष थे। इसके बाद जिसको बनाया गया वो मुस्लिम को बनाया गया, है ना। तो इसके बाद लेंगे तीसरा सेशन। जो थर्ड सेशन हुआ था वो थर्ड सेशन हुआ था 1887 में मद्रास में। ठीक है। थर्ड हुआ था मद्रास में, है ना। 1887 में थर्ड सेशन हुआ था मद्रास में
और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। लिख लेंगे कि ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए, देखिए कि क्या है यहां पर। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपके जो स्टार्टिंग के 3 चेयरमैन हैं, इन तीनों चेयरमैन पर 3G का फॉर्मूला फिट बैठता है। तीनों में जी लगा हुआ है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। तीनों जो है वो क्या है, तीनों के नाम के साथ जी लगा हुआ है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट जी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, सेकंड जी है दादा भाई नौरोजी और थर्ड जी है बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। तीनों के नाम के साथ आपको जी लगा हुआ है। ठीक है, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तीसरे अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें दूसरे जो अध्यक्ष थे वो गैर हिंदू अध्यक्ष थे, है ना, पारसी धर्म के मानने वाले थे। और तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, इस्लाम को मानने वाले थे। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये पूरा जो है सिचुएशन कैसे बन रहा था। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो किस प्रकार से स्थापित किया गया। तो कांग्रेस को पहले कहां बनाया गया? तो बनाया गया इसको बंबई में, है ना। पहले बंबई बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सेशन किया गया वो कलकत्ता में किया गया, है ना। और उसके बाद थर्ड सेशन का किया गया मद्रास में किया गया। अब देखिए ये क्या था, एक प्रकार से पूरे भारत को यह दिखाने की प्रक्रिया थी कि कांग्रेस किसी एक क्षेत्र की पार्टी नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रों को कवर करती है ना। महाराष्ट्र में किया तो पश्चिमी भारत को समेटने का प्रयास किया, मद्रास में किया तो दक्षिण भारत को कवर किया, और कलकत्ता में किया तो उत्तर भारत को कवर किया। और सबको एक मैसेज दिया कि कांग्रेस कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी है ना। इसके साथ अध्यक्ष पहले बना दिया हिंदू से, है ना। हिंदू कम्युनिटी को बता दिया कि भाई देखिए आपके लिए काम करेंगे, मतलब आपके संदर्भ में लोग को इसके साथ जोड़ेंगे। दूसरा बना दिया पारसी को, है ना, जो अभी नए नए कुछ ही लोग आए थे लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। और उसके बाद देश में जो दूसरा बहुसंख्यक समाज था इस्लाम धर्म को मानने वाला, उस समाज को भी इसके अध्यक्ष बना दिया गया, ताकि सबको जो है यह लगे कि कांग्रेस किसी एक की पार्टी नहीं वरन देश में रहने वाले सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। समझ रहे? तो इस प्रकार से ये जो पहले 3 सेशन है, इस पहले तीनों सेशन में जो है ये डिसाइड किया गया कि इस लोगों के प्रति विश्वास कायम किया जाए, लोगों में विश्वास उत्पन्न किया जाए, है ना, कि लोग इस चीज को समझे, माने और उसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्लियर है? इसके बाद जो है लिखेंगे 4th सेशन। तो 4th सेशन हुआ था 1888 में इलाहाबाद। इलाहाबाद 1888 इलाहाबाद। ओके, अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। चेयरमैनशिप जो थी वो किसके पास थी? जॉर्ज यूले के पास। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। हां, जॉर्ज यूले लिख लेंगे कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है,
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, ठीक है, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। अब देखिए, तो उस समय तो बहुत सारा अंग्रेज सब भी इंडिया में रह रहा था, है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉलिटिक्स के अंदर में कि एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट आ गया था ना जी। तो ये जो एंग्लो इंडियन सब था वो सब तो इसी से, इंग्लिश से ही जुड़ा हुआ मामला सब था, है ना। वो तो इंग्लिश से ही जुड़ा हुआ सब मामला था, अंग्रेज सबसे भी कनेक्ट कर रहा था। तो इसलिए उसको भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, उसको भी प्रतिनिधित्व दे दिया गया कि देश में जो लोग भी रह रहे हैं उस सब लोग जो है वो क्या करें, इससे कनेक्टिविटी स्थापित कर लें। आज सब लोग ये मान के चले कि कांग्रेस जो है वो देश की राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है और ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी सोच के साथ इसको जो है सो आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग के 4 सेशन है कंटिन्यूअसली, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और मैक्सिमम टाइम जो है अलग अलग एग्जामों के अंदर में यहां से प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इनका प्लेस और इनका चेयरमैन और साथ में इनकी धार्मिक स्थिति, है ना, इनका जो आइडेंटिटी है, ये 2-3 चीजों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, जिससे कि यहां से पूछा जाने वाला जो प्रश्न का प्रकृति है वो उसी प्रकार का है ना, तो वो गलत। ठीक है, तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कहां हुआ था, कब हुआ था, अध्यक्ष कौन था, प्रमोद चंद्र बनर्जी। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था, कौन अध्यक्ष था, और ये क्या थे, पारसी थे, गैर हिंदू थे, है ना, पारसी धर्म के थे और ये क्या थे, गैर हिंदू थे, है ना। तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था, मद्रास में, कौन अध्यक्ष था, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद 88 में कहां हुआ, अध्यक्ष कौन था, और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये इनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, उस रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जो प्लेस है, उस प्लेस और चेयरमैन का नाम, ये अगर आप इतना याद रखते हैं तो अगर आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो यहां से बेसिकली यही सवाल पूछे गए, है ना। और देखिए बीपीएससी का जो लेवल है उस लेवल के ऊपर तो नहीं जाएगा आपका एग्जाम, है ना, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी रहेगा तो उसके उस लेवल से नीचे ही रहेगा, उसके ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके ऊपर जाती है, अगर जाना नहीं चाहिए, अगर जाती है तो इसको आताताई कहा जाएगा, है ना। फिर इसको आम आदमी नहीं कह सकते ना, इसको आताताई कह सकते हैं ना। अंग्रेजों ने, अंग्रेज जनरल जो था एक, उसने 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को आताताई कहा था, है ना। मंगल पांडे को आताताई कहा गया था। ठीक है, तो आताताई कहने का मतलब है कि मतलब वो पूरी तरीके से जो है वो टूट पड़े, एकदम से तहस नहस करने का सोच ले अगर, तब ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स को भी अगर ठीक से आप रिकॉल करके रिवीजन करके याद रखते हैं तो आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। हाँ, अंग्रेज ही थे और अंग्रेज के ही आदमी थे, है ना, अंग्रेज के ही आदमी थे। लेकिन उस समय जो भी अंग्रेज इंडिया में रह रहे थे वो लोग भी हम लोग को थोड़े अपना मानता था, वही सबको अपना मानता था, है ना। तो इसलिए उन लोगों को भी अपने साथ कनेक्ट करने के लिए उसको यहां पर मौका दिया गया कि ये जो है इसको यहां पर बनाया जाएगा। ठीक है, ओके, एक ही में ना, इसके बाद थोड़ी बनाया गया इनको, फिर इसके बाद दूसरे लोगों को ऑफर किया गया था, लेकिन प्रारंभ में ये होता था। इसलिए कि प्रारंभिक जो कांग्रेस थी वो 3P फॉर्मूला पर काम करती थी, है ना, प्रेयर, पिटीशन और पार्डनिंग। ठीक है, प्रारंभिक कांग्रेस 3P फॉर्मूला पे काम करती थी, प्रेयर, पिटीशन और पार्डनिंग की काम जो करती थी, और इसी के हिसाब से ये यहां पर वर्क करती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो अगला, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेशन है
वो है 1896 का सेशन। अगर लिखेंगे 1896 का सेशन, 1896 का अधिवेशन। ठीक है, पूरा आपको अधिवेशन नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वही 1896। ठीक है, हाँ 1896 कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता। ठीक है, 1896। ठीक है, मैंने पहले ही आपको कहा, अरे भैया जोड़ लो ना, 85 से कैया होगा, बच्चा जैसा कर रहे हैं आप लोग, कौवा होगा। 85 में स्थापित हुआ है, 96 में हो रहा है, जोड़ लेना है ना। देखिए 85 में हुआ था तो 85 को एक काउंट करना है। ठीक है, और 85 से आप हर साल होता ही था, तो 85 10 95। ठीक है, और ये 96 हो तो कौवा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इसके बाद देखिए बहुत सेशन कांग्रेस के अभी भी होते हैं, और उस समय भी प्रत्येक साल सेशन होता था, लेकिन जिन सेशन से प्रश्न पूछा जा रहा है या पूछा जाएगा वही सेशन आपको देखना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1896 का सेशन कलकत्ता, अध्यक्ष लिखेंगे रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, 96 हुआ था कलकत्ता। ठीक है, और अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, हाँ रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, लिख लेंगे कि इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रगीत क्या है जी? हाँ ठीक है, वंदे मातरम जो है ये पहली बार 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, और इस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी, है ना। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, और अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। ये गीत के साथ ही आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, रहमतुल्लाह सयानी, समझ रहे हैं? 2 वर्ड में आप प्रोनाउंस कर दे रहे हैं चेयरमैन गीत को, और 2 वर्ड में प्रोनाउंस कर देना है अध्यक्ष को, है ना, कि कंफ्यूजन ना हो। जब यह हुआ था तो वंदे मातरम, अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। जब आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो 2 वर्ड ही आ रहा है ना, एक में रहमतुल्लाह और दूसरा में सयानी। इधर का वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जब गाया गया तो अध्यक्ष कौन था? रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, वंदे मातरम रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, और 96 में कलकत्ता में। ठीक है, तो राष्ट्रगीत जो है वो पहली बार 1896 में गाया गया, कलकत्ता में गाया गया, और अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद 1905 बनारस। 1896 के बाद 1905 बनारस, 1905 बनारस। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, अध्यक्ष बनाया गया गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अध्यक्ष कौन बने? गोपाल कृष्ण गोखले। और यहां पर क्या किया गया? तो बंग भंग आंदोलन का समर्थन। ठीक है, बंग भंग आंदोलन का समर्थन। ठीक है, मतलब कि बंगाल पार्टीशन मूवमेंट सपोर्टेड बाय कांग्रेस।
बंग भंग आंदोलन का समर्थन, बंग भंग जो हुआ था उसके खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था उसको समर्थन। ठीक है, बंग भंग आंदोलन का समर्थन, है ना। बंग मतलब कि बांग्लादेश, मतलब उसमें बंगाल ही था, पूरा वही एरिया हुआ करता था, तो बंगाल, और भंग मतलब उसका पार्टीशन। तो बंग भंग हुआ था 1905 में। 1905 में ही कांग्रेस का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो 1905 में जो विभाजन हुआ था इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, है ना। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। यह डेट बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है ना, कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी और कब लागू हो गया था। तो बंगाल पार्टीशन डिक्लेयर्ड ऑन 29 जुलाई 1905 एंड जो एग्जीक्यूशन ऑफ बंगाल पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को और बना था घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। आज सेशन होना था दिसंबर के महीने में, है ना। तो दिसंबर में बनारस में हुआ सेशन 1905 का। तो उस समय लोग जो थे वो बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के आंदोलन को सपोर्ट किया वहां पर। ठीक है, इसके बाद देखिए कि यहां जब इसको सपोर्ट किया गया, ठीक है, तो बंगाल विभाजन के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था बंगाल में और पूरे भारत में विकसित हो गया। उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, है ना। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में समर्थन किया गया था। तो 1905 के बनारस अधिवेशन में, है ना। बंग भंग आंदोलन के जो चल रहा था उसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। तो यह भी लिख लेंगे कि स्वदेशी आंदोलन को भी यहां पर स्वीकार किया गया था या समर्थन किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द कांग्रेस इन दिस सेशन। ठीक है, इस सत्र में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया गया था। ठीक है, ओके। इस सत्र में क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया गया। तो स्वदेशी आंदोलन का जो समर्थन है वो यहां पर क्या गया, किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है ना, कि गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु माना जाता है महादेव गोविंद रानाडे को, है ना, एमजी रानाडे को। ठीक है, गांधी जी का गुरु माना जाता है किसको, गोपाल सिंह गोखले को, और गोखले का गुरु माना जाता है महादेव गोविंद रानाडे को, एमजी रानाडे को। ठीक है, तो यहां पर यह सेशन हुआ था और यहां पर स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे 1906। यह कनेक्टेड है और इंपॉर्टेंट है। 1906 1906 का अधिवेशन, तो 1906 का अधिवेशन जो हुआ था वो कहां हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, अब देखिए 1906 का जब अधिवेशन हो रहा था तब ही झगड़ा शुरू हो गया था कांग्रेस में, है ना। और तभी जो है वो जो गरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि हमारे तरफ से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि अभी तक कोई गरमपंथी अध्यक्ष बना नहीं था, है ना। तो लाला लाजपत राय के लिए लोग चाह रहे थे कि उनको बना दिया जाए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का जो नरमपंथी गुट था, कहो कर लो, पहले अपना मेंटेन कर लो, उसके बाद हम बोलेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में आप देखेंगे कि झगड़ा उसी समय शुरू हो गया, है ना, कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो गरमपंथी चाहते थे कि हमारे पक्ष से बन जाए, और गरमपंथी में लोग चाहते थे कि बना दिया जाए किनको, लाला लाजपत राय को। नरमपंथी लोग दूसरा को बनने नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे कि नहीं हमारे गुट से कोई ना कोई बने। झगड़ा जबरदस्त हो गया, अब हुआ कि अध्यक्ष बनाया किसको जाए। तो
एक ही आदमी था जिसके नाम पर सब लोग जो है वो एक साथ हो सकते थे, है ना, माने सब लोग मान सकते थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को यहां पर अध्यक्ष बस इसलिए बना दिया गया ताकि झगड़ा को कंट्रोल किया जा सके, है ना, डैमेज कंट्रोल करने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया यहां पर, है ना। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनाया गया? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी का जब नाम सामने आया तो गरमपंथी लोग भी कुछ नहीं बोले और निश्चिंत हो गए कि चलो ठीक है, अगली बार हालांकि वादा किया गया इनसे कि भाई हम अगली बार जो अध्यक्ष बनाएंगे वो आप ही को बनाएंगे, दूसरे किसी को नहीं बनाएंगे, मतलब गरमपंथी की तरफ से ही बनेंगे। तो इस वजह से गरमपंथी लोग मान गए कि ठीक है, दादा भाई नौरोजी को बना दीजिए, है ना। तो उनको बना दिया गया। इसमें जो पहली बार जो इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ तो लिख लेंगे कि स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग, स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया। स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया। स्वराज्य वर्ड फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन दिस सेशन। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग इसी सेशन में किया गया, ठीक है, इसी में किया गया। ओके, तो अब देखिए, मतलब इस सेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, हाँ, गुड, एब्सोल्युटली राइट, दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। दयानंद सरस्वती ने हिंदी में अपनी एक पत्रिका निकाली थी सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर में उन्होंने स्वराज्य शब्द का कंसेप्ट दिया था, है ना। ये वही दयानंद सरस्वती जो क्रांतिकारी विचार देते थे, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, उन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो, है ना। और उन्होंने ही वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, जाति व्यवस्था का विरोध किया था, पाखंड खंडनी पताका फहराई थी, बहुत सारा झगड़ा वाला काम करा के गए थे वो, है ना। लेकिन समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत सारा समाज सुधार का काम उन्होंने किया था, ठीक है। तो यहां पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग यहां किया गया, ठीक है। अब देखिए, दयानंद सरस्वती, स्वराज शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? दयानंद सरस्वती ने। और कांग्रेस के मंच पर पहली बार यूज हुआ 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ओके, प्रोसीड। हाँ जी, कांग्रेस में ही दो गुट था, हाँ, कांग्रेस के अंदर ही दो। अब जैसे परिवार में दो तरह का लोग होते हैं ना जी, एक होते हैं जो किसी का सुनते नहीं है, एक है जो सबका सुन लेते हैं, है ना। अब रामायण में आप देखते हैं कि जो 4 भाई थे उसमें से वो लक्ष्मण जी थे, वो अकेले ही गरम दल के नेता थे, है ना। वो कोई किसी का बात नहीं सुनते थे, कोई मुद्दा होता था, जब वनवास हुआ राम जी को तो कहे कि महाराज राम जी को कि हम लोग जो पढ़ाई पढ़ के आए हैं आश्रम से, तो आश्रम में तीर धनुष दिखाया गया है चलाने के लिए। अभी हाल ही में गए थे विश्वामित्र जी के साथ, तो वो भी बढ़िया बढ़िया प्रयास करवा दिए, अच्छा अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। तो पिताजी अपने पत्नी के प्रेम में पड़ के अगर हमको वनवास भेज रहे हैं तो कौन काम है वनवास जाने का, लाइए धनुष मार, देखिए हम दिखाए थे, तुरंत बंदी बना लेते हैं, है ना। इनको बंदी, कई का तो एक तीर में उपाय हो जाएगा। अब भरत को ऐसा तीर मारेंगे कि ननिहाले में रोक देंगे, आने का हिम्मत नहीं करेगा। राम जी कहे कि गजब आदमी है भाई, है ना। तो राम जी सहनशील आदमी थे, नरम दल के आदमी थे, है ना। वो बोले कि पगला, अपना माँ बाप भाई बहन से परिवार से लड़ करके अगर राज्य प्राप्त कर भी लिया तो क्या किया, है ना। रामायण क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे सनातन संस्कृति के लिए? आज अगर किसी का भाई किसी का एक धूर जमीन धड़ ले तो दूसरा भाई उसका उपाय लगा के छोड़ देता है, कोर्ट का चक्कर लगवा देता है। जबकि हम उस देश के हैं जिस देश में एक भाई राज्य छोड़ के वनवास चला गया और दूसरा भाई राज्य में रहते हुए वनवास का जीवन जी लिया और बड़ा भाई का अधिकार नहीं लिया। ऐसे देश में हम लोग रहते हैं, लेकिन बावजूद हम उससे कुछ सीखते नहीं है। स्वार्थ, लालच और लोलुपता इतना भरा पड़ा है कि भाई भाई के प्रति भी स्नेह जो है वो खत्म हो चुका है ना। तो वो सब चीज जो है वो हमारी संस्कृति का देन है। पहले तो स्कूल के सिलेबस में भी सब होता था ना जी, पढ़ने के लिए है, था ना। हाँ,
अब सुन रहे कि श्रीमद् भागवत गीता को ऐड किया जा रहा है, भागवत गीता को ऐड किया जा रहा है ना। और ये सब चीज होना चाहिए सिलेबस में, है ना, जिससे कि क्या तो यहां ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये होता है तो क्या, कौन 1906 में ही यहीं पर दयानंद सरस्वती 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, है ना, आर्य समाज का संस्थापक हुई थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए, तो इसी बात को लेकर के क्या हो गया जी, अब झगड़ा हुआ, तो 6 में तो मामला सुलझ गया, लेकिन फिर अगला साल आ गया 1907। ठीक है, लिखेंगे 1907, और 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में, है ना, सूरत। अब यहां पर झगड़ा एकदम खुल के सामने आ गया, क्योंकि वादा हुआ था पिछले साल कि भाई आप ही को बनाएंगे, है ना, आप ही के पक्ष से बनाएंगे। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि वादा तो टूट जाता है ना, जो वादा होगा वो टूटना निश्चित है। वादा करके जो सोच रहा है कि पूरा हो जी, तो है ना, बिना वादा किए पूरा होगा तो ठीक है, करके पूरा होगा ऐसा कोई संभव नहीं है। वही हुआ, वादा हुआ था 1906 में कि गरम दल से अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन साथ में यह वादा टूट गया और अध्यक्ष बना दिया गया रास बिहारी बोस को। आई नरम दल के आदमी थे, तो अब बेचारे गरम दल वाले कितना बर्दाश्त करते। अब जब धोखा पर धोखा मिलेगा तो आदमी ब्रेकडाउन करेगा ना जी, आए कितना दिन तक एडजस्ट करेगा। 1907 सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस, है ना, 1907 कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, अध्यक्षता किसने की, रास बिहारी बोस ने, नरम दल के आदमी थे। और यही जब चीज यहां पर हुआ, तो इसके बाद आप देखते हैं कि इसके पश्चात क्या हो गया। तो यहां पर जब ये चीज हुआ, तो उसके बाद ये अनाउंसमेंट हो गया कि अब हम लोग कांग्रेस में नहीं रहेंगे। गरम दल वाले जो लोग थे उन्होंने कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, है ना। तो वहां उन्होंने कह दिया कि भाई हम कांग्रेस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, और यहीं पर जो है कांग्रेस आपस में बट गई। लिख लेंगे कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, इसी अधिवेशन में ठीक है। तो इसको तो यहां पर ये चैलेंज हुआ कि भाई इनको जो है वो क्या किया जाए, चेयरमैनशिप ऑफर कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन यहां ये चेयरमैनशिप ऑफर नहीं हुआ, है ना। तो यहां जब ये चेयरमैनशिप नहीं ऑफर हुआ, है ना, तो विभाजन हो गया, 2 ग्रुप बन गया ना, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, गरम दल में कौन कौन था जी, बिल्कुल, गरम दल में लाल, बाल और पाल, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और एक व्यक्ति इसमें और थे, महर्षि अरविंद, है ना। महर्षि अरविंद जो थे वो भी थे, हालांकि बाद में वो बेचारे साधु बन गए, ये सब काम छोड़ छाड़ दिए, ठीक ना, अध्यात्मवादी बन गए, लेकिन क्रांतिकारी विचार के आदमी थे। ये लोग फेमस है इसमें, तो इनका नाम आता है लाल बाल पाल, है ना। लाल बाल पाल जो थे क्या थे, तो ये लोग गरम दल के नेता थे, है ना, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। अब आपसे ये भी पूछा सकता है कि गरम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, है ना, लीडर कौन था, है ना। लाला लाजपत राय नहीं थे, लाला लाजपत राय जो थे उनको बनाने की बात हो रही थी, लेकिन लीड कर रहे थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इन लोगों को लीड कर रहे थे बिपिन चंद्र पाल। तो यह भी पूछा जाता है
कि इस बीच नरम दल का नेता कौन था, नरम दल को कौन लीड कर रहा था, है ना। तो नरम दल को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता जो थे, इस बीच नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गरम दल के नेता थे बिपिन चंद्र पाल। क्या हा? क्या यार सुन लेने दो ना। हाँ, नरम दल में कौन कौन थे? मैक्सिमम लोग तो नरम दल के ही थे, तो इसमें केवल नेता देखना है, ठीक है। उस समय मैक्सिमम जो कांग्रेस में थे वो सब नरम दल के लोग थे। अरे घर में झगड़ा करने वाला आदमी सब थोड़े होता है जी, एगो दुगो ऐसा निकल जाता है कि कब केस करवा देगा कोई नहीं जानता है ना। और उसके चक्कर में पूरा परिवार को जो है सो फंसना पड़ेगा, है ना। लेकिन कुछ कुछ जो है, तो मैक्सिमम लोग उस समय जो कांग्रेस में था वो नरमे दल का था, कुछ लोग था जो गरम दल को नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। तो नरम लोग को जो लीड कर रहे थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये नरम दल के लोग को लीड कर रहे थे, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे थे। क्लियर है? तो यहां तक के जो है सो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी वजह से चूंकि यहां पर ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पॉल, ये सब लोग अलग चले गए थे, तो आगे आप देखते हैं कि 1917-18 में एक मूवमेंट शुरू हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, है ना। और स्वदेशी मूवमेंट्स के साथ एक चीज जुड़ा हुआ था जिसको कहते हैं होम रूल लीग आंदोलन, है ना। तो होम रूल लीग आंदोलन जो चला रहे थे भारत में वो थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, है ना। तो कभी कभी पूछा जाता है कि होम रूल लीग आंदोलन में किस संस्था के सदस्यों को अनुमति नहीं थी जुड़ने का, है ना। तो किसको अनुमति नहीं था? तो अनुमति नहीं था गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था को। तो इनकी एक संस्था थी, संस्था का नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर्स को यहां पर बाल गंगाधर तिलक की जो संस्था थी होम रूल लीग आंदोलन, उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं था, ठीक है। लिखवा देंगे, आगे इसका मूवमेंट आएगा, है ना, उसका आंदोलन आगे से देखेंगे। तो यहां तक यहां पे इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है, कि 1907 में क्या क्या कांड हुआ था और क्या क्या चीजें हुई थी। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।